नर्मदे हर। दोस्तों, आज 21 नवंबर 2022 है और मेरी नर्मदा परिक्रमा का 22वां दिन है। तो मैंने कल रात्रि विश्राम किया था, वो किया था गायत्री मंदिर और भालूद में। गायत्री मंदिर भालूद जो जगह है, और मैंने भोजन किया था, वो किया था दत्त मंदिर में। तो उसके बाद अब मैं सुबह आगे निकला हूँ अबीरा के लिए। अब आप मैप में देखेंगे तो अबीरा थोड़ा सा दूर नज़र आता है मैया का जो कर्ब है उससे, जो घूम के जाती हैं। उसका कारण ये है कि अब जो है नर्मदा मैया की 2 स्ट्रीम निकलती हैं, तो बीच में से वो कट जाती हैं और हमें जो है वो दोनों धाराओं को बचा के जाना होता है। हम दोनों में से किसी को भी क्रॉस नहीं कर सकते। तो मुख्य धारा जो है मैया की, हम उसे क्रॉस नहीं कर सकते। हम जो ट्रिब्यूटरी रिवर है, सहायक नदी होती है, हम उन्हें क्रॉस करते हैं, लेकिन जो मुख्य धारा होती है उसे क्रॉस नहीं करते हैं। तो इसके लिए हमें वो भी बचाते हुए आगे से निकलना पड़ेगा। तो यहाँ से भालुद से अबीरा जो है वो मुझे पता चला है कि 8 किलोमीटर है, लगभग 8 किलोमीटर की दूरी है। तो पहले वहाँ जाया जाएगा। वहाँ का रास्ता थोड़ा पूछने में वक्त लग गया, क्योंकि गांव में बहुत सारी गलियाँ थीं और मैं पहले दाहिनी साइड लेना चाह रहा था। मुझे लग रहा था कि मैया का किनारा किनारा वो है, लेकिन ये दूसरी धारा के बारे में जब मुझे पता चला तो वो रास्ता दूसरा था। थोड़ा सा एक्चुअली लौट के आके फिर रास्ता लेना पड़ा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। अभी सूर्योदय नहीं हुआ है, तो पहले मैं अबीरा जाऊंगा, फिर वहाँ से आगे का रास्ता मालूम करूँगा। प्लान ये है। कल जैसी एनर्जी तो फील नहीं हो रही है आज, लेकिन देखता हूँ जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा चलूँगा। प्लान ये है कि सारे दिन ही चलते रहना है धीरे धीरे, और जब ज़्यादा थकावट लगे तो रुक जाना है, विश्राम करना है, और दोपहर में भोजन के लिए विश्राम करना है कहीं। तो वो दोपहर में भोजन का विश्राम होगा, वो कुल मिला के ज़्यादा नहीं करना है, 1 घंटे से ज़्यादा का नहीं करना है। भोजन करने में ही टाइम लग जाता है, क्योंकि आप जाते से तो नहीं मिल जाता है, तो इस कारण 1 घंटा तो लेके चलनी चाहिए। और शाम का वही प्लान रहेगा कि अगर 4 बजे के आसपास कहीं पहुँचे तो वहीं रुक जाना है, क्योंकि आजकल शाम जल्दी हो जाती है, अंधेरा होने लगता है, और फिर शाम को नहाना वगैरह, कपड़ों की भी एक रहती है, तो कपड़े सुखाने होते हैं, तो वो बेस्ट टाइम है। अगर उस टाइम पे आप धो देती हैं तो आपके कपड़े सूखने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो यही है, कोई प्लान तो नहीं ही है। ज़्यादा प्लान बनाने का मतलब ही नहीं होता है कि कहाँ पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे। कभी सोचते हैं पहुँच जाते हैं, कभी नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन कोशिश ज़रूर करनी है कि थोड़ा सा ज़्यादा चला जाए। जितना ज़्यादा चल पाऊँ उतना अच्छा है, क्योंकि अब थोड़ी सी गति जो है वो बढ़ानी पड़ेगी धीरे धीरे आगे जाके, खासकर जब समुद्र पार करके जाते हैं, हम उत्तर तट पर पहुंचते हैं। तो यही है। ये तो गांव के बीच में से रास्ता आ रहे हैं, छोटे छोटे गांव कनेक्ट होंगे इधर। कोई बड़ी जगह नहीं मिलती है इस परिक्रमा मार्ग पर, छोटी छोटी जगह ही मिलती हैं। तो अगर आपको कुछ लेना है तो नहीं मिलता है, मोस्टली नहीं मिलता है। कोई मेडिसिन भी मिलना बड़ा मुश्किल होता है, इतनी छोटी जगह, छोटे गांव होते हैं। ये देखिए सूर्योदय होता हुआ। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। अच्छी धूप लग रही है सुबह सुबह, इसीलिए इधर में खड़ा हूं। और ये सामने एक मंदिर है, तो मंदिर में दर्शन करते हुए जाया जाएगा। हालांकि गांव का ही मंदिर है, ये कोई प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर नहीं है, लेकिन रास्ते में है।
तो दोस्तों ये है रामेश्वर महादेव मंदिर। तो दोस्तों ये रामेश्वर महादेव मंदिर है अभिधा में। अभिधा जहाँ से मैं चला हूँ वहाँ से करीब 8 किलोमीटर दूर था। और ये यहाँ पे बता रहे हैं कि स्वयंभू शिवलिंग है ये भी, जैसे कि कई स्वयंभू हैं, जैसे ओमकारेश्वर में था और जैसे शूलपाणेश्वर में था। तो ये स्वयंभू शिवलिंग होता है जो कि खुद से प्रकट होता है ज़मीन से, उसका कोई आदि अंत नहीं होता है, आप उसे उखाड़ भी नहीं सकते। ये भी एक कारण था कि शूलपाणेश्वर में जब मंदिर डूब गया तो दूसरी जगह मंदिर बनाया तो वो शिवलिंग को नहीं ले जा पाए थे। और यहाँ पे महोदय बता रहे थे कि लगभग 500 वर्ष पुराना ये मंदिर है। मंदिर की बाहरी देख इस पर मत जाइए क्योंकि ये तो जीर्णोद्धार होता रहता है, नया नया बनता रहता है, लेकिन जो शिवलिंग है, मूल मंदिर है, वो करीब 500 साल पुराना है। और आज थोड़ी मुझे थकावट ज़्यादा हो रही है, उसका कारण शायद ये है कि कल एकादशी थी और एकादशी थी तो दोपहर में मैंने कुछ नहीं खाने का निर्णय किया क्योंकि परसों मैंने भोजन रात को अच्छे से किया था। और कल रात को जो फलाहार मिला, फलाहार की व्यवस्था दत्ता मंदिर में ही थी, इसीलिए मैं उधर गया था। और जो फलाहार मिला था तो उसमें कुछ उनने उपमा जैसा बनाया था, कुछ महाराष्ट्रियन डिश थी, तो मैंने थोड़ा सा खाया। वो महाराष्ट्र के लोग होंगे, वो जानते होंगे, समझते होंगे, तो मैंने थोड़ा सा फलाहार किया। और तो आज बहुत भूख लग रही थी सुबह से, शायद इसलिए भी ज़्यादा चलते नहीं बन रहा था। बट ठीक है, 8 किलोमीटर तो आ गया है। अभी आगे का देखा जाएगा कि कहाँ जाना है यहाँ से, और थोड़ा सा मालूम करूँगा और चाय पी के और फिर आगे निकला जाएगा। यहीं पर चाय वगैरह दे रहे हैं वो। तो दोस्तों मैं अभिधा से निकल लिया हूँ और अब मैं जा रहा हूँ मढ़ी, जगदीश मढ़ी भी बोलते हैं। और यहाँ पर मैया का अंतिम बार दर्शन होता है, फिर समुद्र तक उधर जो है जाते हैं तो दर्शन नहीं होता है। तो इसके लिए ये जो है स्थान है वो महत्वपूर्ण है। और यहाँ से एक्चुअली मैं थोड़ा सा पहले कंफ्यूज था क्योंकि ये हनुमान मंदिर है जो भी काफ़ी महत्वपूर्ण बताया गया है। लंबोदरा हनुमान मंदिर, गुमानदेव हनुमान मंदिर, उनकी मूर्ति की प्रतिमा है वो भी अलग है। तो वो मुझे उधर सीधे रास्ते पर दिखा रहा था, तो मुझे लग रहा था कि कहीं इधर से जाने पे उनका वो छूट जाएगा। बट एक महोदय ने बोला कि नहीं, वो मिलेंगे। तो परिक्रमा मार्ग जैसा कि मैं करता हूँ किनारे किनारे, तो ये किनारे नहीं है, किनारे से थोड़ा दूर आए हैं, फिर वापस किनारे पे जाएंगे, फिर से दूर जाएंगे। तो अंतिम बार मैया का दर्शन करेंगे कुछ दिनों के लिए और वहाँ से आगे बढ़ा जाएगा। तो मैं चाहूँगा अगर थोड़ा एक्स्ट्रा भी चलना पड़ा मुझे, सीधा रास्ता ना पकड़ के, कि अगर मैं गुमानदेव हनुमान मंदिर के भी दर्शन कर पाऊँ तो बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ से मढ़ी जो है, मढ़ी की दूरी यहाँ से बताई गई है 8 किलोमीटर के लगभग, जो कि मैं देखता हूँ कितनी है, जब जाऊँगा तो पता चलेगा। और एक बार वहाँ पहुँचा जाएगा तो समय देखकर और बाकी अगले स्थान की दूरी देखकर सोचा जाएगा कि आगे कहाँ और कब निकलना है। देखिए ये खेतों के बीच में से रास्ता है, तो ये बहुत ज़्यादा चालू रास्ता नहीं है, एक बार उधर चला गया है जो कि कस्बों को कनेक्ट करता है। तो ये अगेन रास्ता है वो ज़्यादा परिक्रमा वासियों के उपयोग के लिए है और जो छोटी छोटी जगह को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आती हुई नहीं मिलेंगी, तो आप आराम से जा सकते हैं। इसका ड्रॉबैक ये है कि ऐसे रास्ते पर आपको पेड़ वगैरह नहीं मिलेंगे ज़्यादा, तो आपको ज़्यादा छाँव नहीं मिलेगी। तो जितना जल्दी पहुंचा जाए उतना अच्छा है, नहीं तो धूप ऑलरेडी तेज़ हो गई है, 9:15 बज रहा है अभी, 9:15, तो फिर धूप में समस्या होने लगती है। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो दोस्तों इधर से मैं आया हूँ और इधर मुझे जाना है, ये लिखा है देखिए परिक्रमा मार्ग, ये इधर मुझे जाना है। थोड़ी सी नीम के पेड़ मिले मुझे इधर, तो थोड़ी छाया है इसलिए मैं खड़ा हो गया। और कुछ नया नहीं है, एक का दुक्का कभी कभी बीच में एक किसान दिख जाते हैं और या एक आध गाड़ी निकल जाती है बीच बीच में, तो ये बहुत ज़्यादा चलता हुआ रास्ता नहीं है। बाकी इधर केवल और केवल केले की खेती ही दिखती है मुझे, बीच में कभी कभी गन्ना दिख जाता है, नहीं तो केवल केला ही हो रहा है इधर। तो यहाँ के किसान केवल केला ही लगाते हैं, तो केला खाइए और
पहले मैं समझता था कि भुसावल साइड बहुत केला होता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं गलत हूँ। अब केला गुजरात में ज़्यादा होता है, और गुजरात में भी हो सकता है इस एरिया में ज़्यादा होता हो या और भी होता हो। केले की खपत तो बहुत होती है, पूरा देश केला खाता है। हो सकता है बाहर भी जाते हो, क्या पता। बाहर शायद ना भी जाते हो ख़राब होने के डर से, मुझे नहीं पता सप्लाई चेन वगैरह के बारे में कुछ इनकी। लेकिन मुझे जो पता है वो ये कि इधर केला बहुत ही ज़्यादा उगाया जाता है। लगभग लगभग हर खेत में केला ही मिलेगा आपको। ये देखिए, इधर है केला 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 और केला। और मैं तो पता नहीं कितना चल लिया हूँ, अगर मेरा आइडिया सही है तो शायद 5 किलोमीटर के आसपास चल लिया होऊंगा। तो फिर मड़ी 3 किलोमीटर ही और होना चाहिए। मैं रुक नहीं रहा हूँ, बैठ नहीं रहा हूँ, बैठने की कहीं जगह भी नहीं मिली है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बैठने की जगह मैं धीरे धीरे चलता रहूँ, तो वहाँ पहुँच के ही बैठा जाए। वहाँ तो वैसे भी विश्राम करना ही है, थोड़ी देर या ज़्यादा देर पता नहीं, वहीं पे जाके देखा जाएगा। तो अभी तो मैं मड़ी की ओर बढ़ रहा हूँ आगे। ये देखिए, आपको आगे भी केले ही नज़र आएंगे। तो बहुत केले की खेती होती है इधर। और बीच में कभी कभी नीम के वृक्ष मिल जाते हैं। नीम तो बहुत अच्छा होता है, तो उसकी छाया मिल जाए तो थोड़ा सा रुका जा सकता है। और ये वाले नीम के वृक्ष की छाया इसलिए नहीं है क्योंकि वो सूर्य के अपोजिट साइड में है। और इधर ये छोटे छोटे ट्रैक्टर भी मुझे काफ़ी मिलते हैं देखने को। पहले तो मैंने देखा तो मैंने खिलौना समझा बच्चों का, कि बच्चों के चलाने के लिए हैं शायद, लेकिन ये उपयोगी हैं। मैंने नहीं देखे थे इतने छोटे छोटे ट्रैक्टर, लेकिन हैं और वो खेतों में काम भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, जब मढ़ी करीब आधा किलोमीटर बचा था तो हमें ये रोड वाला रास्ता घुमा दिया गया, और अभी जो है 4.6 किलोमीटर यहाँ से है। इतना ज़्यादा रोड घुमा के ले जाया गया है। और कई पुराना रास्ता पगडंडी बंद कर दी। अब तो जो मोटरेबल रोड है, यहाँ से गाड़ियों वाली यात्रा करते हैं, वहीं से पैदल परिक्रमावासियों को धकेल दिया जाता है ज़बरदस्ती। लोकल के लोग भी नहीं चाहते कि निकलें, वो भी चाहते हैं कि दुकानें आश्रम चलते रहें जो खोल के रखी हैं, और वहीं से धकेलते रहो, चाहे उन्हें कितना भी एक्स्ट्रा चलना पड़े। कितनी शर्म की बात है कि जो आधा किलोमीटर का रास्ता था खेतों के, वहाँ से जा सकती थी पगडंडी, वो हटा के आपने 5 किलोमीटर का घुमा के रास्ता बना दिया, जो कि मुझे तो नहीं लगता किसी भी तरीके से जस्टिफिएबल है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसके लिए आपको इतना घूम के जाना पड़े। सामने खेत है, और खेतों में खेती कैसे होती है फिर। और ये एक मंदिर है, ये देखिए जगन्नाथ मंदिर इधर का बता रहे हैं कि एकमात्र ये मंदिर है, और काफ़ी प्राचीन मंदिर है ये। जय भगवान जगन्नाथ। दोस्तों, ये है कृष्णेश्वर महादेव मंदिर। स्वयंभू शिवलिंग बता रहे हैं, जो कि कामनाथ ऋषि थे, उनने तपस्या करके इन्हें प्रकट किया था, ऐसा बोला जा रहा है। मैं वीडियो बंद करूँगा और भोलेनाथ के दर्शन करने जाता हूँ। ये कदम का वृक्ष, और इसके बाद पास में जो है ये जो वृक्ष है, इसे बोलते हैं कि बहुत ही प्राचीन वृक्ष है। तो बस यही है। ये था जगन्नाथ मंदिर, और कृष्णेश्वर महादेव मंदिर भी था, जो कि मैंने ऑलरेडी दिखाया है। अब धीरे धीरे मढ़ी के लिए आगे बढ़ा जाए, क्योंकि मढ़ी अभी भी करीब 4 किलोमीटर दूर है। ये घूम के जो रास्ता जाता है उसकी वजह से मैया से दूर होके फिर जाके किनारे पे जाना है। लेकिन अगले 3-4 दिन तक मैया के फिर दर्शन नहीं होंगे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ जाया जाए और दर्शन किए जाएं। और जहाँ तक है भोजन भी वहीं पर किए जाएंगे।
फिर उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। यहाँ पर मैं काफ़ी देर रुक गया, शायद हो सकता है आधा घंटे हो गया हो बैठे बैठे, बातचीत होने लगी, कुछ सज्जन थे तो इस कारण थोड़ा सा विलम्ब हुआ है। तो हो पता नहीं, जो पहले सोच रहा था उतना शायद ना चल पाऊँ शाम तक, बट ठीक है, अपना कोशिश करेंगे, चलते रहेंगे, जहाँ तक भी पहुँचेंगे वहाँ पर रुक जाया जाएगा, शाम को विश्राम किया जाएगा। दोस्तों ये देखिए एक पेड़ की कुटिया, तो ये भाई साहब ने अपने लिए टेम्परेरी बना रखी है, खेतों में आते हैं तो ये नीम का पेड़ है, और इसके बाद एक कृष्ण कमल की जो बेल होती है, नीला जो खुशबूदार फूल होता है, वो इनने पूरे पे ऊपर चढ़ा दिया था। आपको गर्मी तो लगने का सवाल ही नहीं उठता है इसमें। देखिए कितना आनंदमय, हाँ देखने से ही मज़ा आ जा रहा है। ये मैं आ गया हूँ मढ़ी आश्रम, संभवतः आ गया हूँ, मैप में तो यही दिखा रहा है। और जो कि घूम के रास्ता था तो 4 किलोमीटर बोल एक्स्ट्रा चलने पड़ा, तो ये बोल रहे थे 8 किलोमीटर है, वो 8 तो नहीं है, कहीं ज़्यादा है। एग्जैक्टली कितना है वो मैं अभी देख के बताऊँगा। और यहाँ पर घाट भी है, घाट कैसा है तो पता नहीं, लेकिन मैया के दर्शन तो होंगे। बिल्कुल किनारे पर आ गया हूँ मैं। अब यहाँ पे देखा जाएगा, अगर यही आश्रम है तो भोजन व्यवस्था, भोजन किया जाएगा, थोड़ा सा विश्राम भी किया जाएगा, फिर आगे के लिए बढ़ा जाएगा। बीच में मुझे थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लग गया, 12:02 हो रहे हैं, वो इसलिए लग गया क्योंकि बीच में एक और किसान महोदय मिल गए थे, तो उनसे थोड़ी सी चर्चा करने लगा, मैं बात करने लगा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। तो दोस्तों ये था मढ़ी आश्रम, और यहाँ पर ये अखंड राम धुन चल रही है। तो दोस्तों मैं मढ़ी से निकल लिया हूँ आगे गुमान देव हनुमान मंदिर के लिए, जो कि वहाँ से 8 किलोमीटर था, और अभी यहाँ से 6.4 किलोमीटर दिखा रहा है। अभी मैं 5 मिनट से आगे बढ़ूँगा गुमान देव के लिए, आज शायद मैं वहीं रुकूँगा, आज ज़्यादा नहीं चलूँगा। तो दोस्तों ये मोटा सांझ करके एक जगह थी, वो निकली है, अभी उसका गांव है, गांव था। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, एक रानी करके कोई जगह आने वाली है। तो दोस्तों ये मंदिर है रास्ते में, और ये रानीपरा और चढ़िया के आसपास ही कहीं है, और यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर और चलना है मुझे गुमान देव हनुमान मंदिर जाने के लिए। 2:46 हो रहा है, थकावट बहुत है, लेकिन जो भी है जाना है तो मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ। अगर जगह मिली कहीं बैठने की तो मैं बैठूँगा भी, आराम करूँगा, फिर जाऊँगा, क्योंकि थकावट भी बहुत ज़्यादा हो रही है। और दोस्तों ये जो डंडा है, जो हम लोग डंडा यूज करते हैं, तो ये देखिए, तो क्या आपको पता है कि डंडा भी पूजनीय होता है, इसकी भी पूजा की जाती है। अगर पैर लग जाए तो उसके भी पैर छू जाते हैं, तो कुल मिला के पूजनीय होता है। तो आपको पता है क्या क्यों होता है? चलिए, इसका भी क्या है कि बहुत से लोग अपना बहुत सी व्याख्या करेंगे क्यों होता है, लेकिन मैं तो अपना वर्जन बताता हूँ कि जैसे नाव होता है, तो नाव में नाविक जो होता है वो नदी पार करे या कहीं भी ऐसा अगर कुछ भी करे तो उसे पतवार की ज़रूरत होती है, उसके बिना वो पार नहीं कर सकता। तो उसके बिना तो नाव जो है वो यूजलेस हो जाती है। मैं नाव की बात कर रहा हूँ, जो छोटी नाव होती है हाथ से चलाने वाली। तो ऐसे ही ये जो डंडा है, ये मैया का एक तरीके से साधन होता है भक्त को दिया हुआ पार कराने के लिए, जो कि परिक्रमा को पार कराएगा, धीरे धीरे उसमें सहायता करेगा। तो इसके लिए इसे मैया का एक, मैया के द्वारा दिया गया है ना, एक साधन या जो भी आप बोलें, एक तरीके से वो माना जाता है। तो उनका ही एक एक्सटेंडेड वर्जन माना जाता है, जो कि हमारी मदद के लिए होता है, इसलिए ये पूजनीय होता है। अब वो मदद बहुत से तरीके से कर सकता है, जैसी समस्या है उस तरीके से।
यूजुअली तो चलने के काम ही आता है, थक जाती हैं तो, बट और भी बहुत काम आता है, झाड़ियों को हटाने के, जानवरों को भगाने के। तो ऐसे भी मान सकते हैं जैसे दुकानदार वगैरह होती हैं, वो दिवाली की दोज आती है कभी भी, और भी कुछ शायद त्यौहार होते हैं, उन पर वो अपने जो वजन तौलने की मशीन वगैरह है, या जिस किसी की कंपनी है, फैक्ट्री है, तो वो उसकी मशीन, तो मशीन वगैरह की पूजा करते हैं। इसी तरीके से भी मान सकते हैं आप एक तरीके से सिंबॉलिक, कि ये जो है हमारे लिए ये पूजनीय होता है, हमारे लिए नहीं, किसी के लिए भी। तो चलिए अब आगे बढ़ा जाए, धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं। तो दोस्तों ये मंदिर है रास्ते में, और ये रानीपरा और चढ़िया के आसपास ही कहीं है। तो यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर और चलना है मुझे। तो दोस्तों उचेड़िया गांव आने वाला है, और ये अभी थोड़ी सी छाँव मिली है, तो मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, जिससे कि थोड़ी राहत भी मिल जाएगी, थोड़ी हवा भी चल रही है, तो छाँव में थोड़ा आराम मिल जाएगा। और जैसे ही छाँव ख़त्म होगी तो फिर से स्पीड बढ़ा दूंगा मैं। ये है उचेड़िया गांव। तो उचेड़िया गांव से निकल रहा हूँ मैं, और अब करीब 2 किलोमीटर यहाँ से है गुमानदेव हनुमान मंदिर। गूगल मैप के अनुसार, गूगल मैप अगर मंदिर का डालता हूँ वो 2-3 किलोमीटर बढ़ा के दिखा दे रहा है, शायद वहाँ क्रॉस करने का कुछ प्रॉब्लम होगा, बट पैदल जाने पे कुछ ना कुछ तो होता ही है रोड पे, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर उसके इधर मैं इस साइड मार्क करके देख रहा हूँ तो वो 2 किलोमीटर दिखा रहा है, 2.1, तो 100-200 मीटर और मान लीजिए। तो कुल मिला के मोटा मोटा 2 किलोमीटर ही है। जब तक मैं इसे बंद करूँगा रिकॉर्ड करना तो वो 2 किलोमीटर ही बचेगा। तो दोस्तों शुरू में गांव बहुत ही गंदा सा दिख रहा था, छोटा सा, लेकिन आगे बढ़ने पे थोड़ा सा गांव है वो ठीक नज़र आ रहा है। और थोड़ी देखिए फूल वूल भी लगे हुए हैं रास्ते में, हरियाली भी है, तो चीज़ें बदल जाती हैं। तो सिर्फ थोड़ी सी जानकारी या थोड़ा सा देखने पर कोई अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। ये देखिए कुछ काफ़ी सुंदर घर भी बने हुए हैं। तो मुझे पता नहीं एक्चुअली ये जगह क्या है, किस लेवल पे है। देखने से तो गांव लेवल की ही लग रही है, लेकिन शुरू में जितनी गंदी और बेकार लग रही थी वही उतनी ही इधर अच्छी लग रही है। खैर जो भी है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक और घर, और ये सारे घर किसानों के हैं यहाँ पे। ये देखिए आपको पाइप भी रखे दिखेंगे, तो मैंने मालूम किया तो यहाँ पर खेती बहुत अच्छी होती है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। और अगर किसी के पास 20-40 एकड़ ज़मीन है तो वो तो अच्छे खासे पैसे बना लेता है। ये देखिए इन्होंने अपनी बेंचेज भी डाल रखी हैं बैठने के लिए काफ़ी सारी, तो मैं थोड़ी देर यहाँ पर बैठ गया। तो दोस्तों यहाँ पर ये सेवा कर रहे हैं कुछ लोग, और अच्छा पानी था, मैंने पानी पिया। और ये देखिए बाल भोग, हालांकि भूख नहीं थी, और चाय है, और साथ में उन्होंने ये भी दिए। पहली बार परिक्रमा पर संतरे का आनंद लिया जाएगा। आपका नाम क्या है? विष्णु पटेल। तो दोस्तों ये हैं विष्णु पटेल, उचेड़िया गांव के। ये सामने जो आप दुकान देख रहे हैं बजरंग कोल्ड ड्रिंक्स, ये इनकी है। और ये बता रहे थे कि अभी कि पहले ये नर्मदा जी को, मैया को नर्मदा नदी ही मानते थे कि पानी है तो पानी है, और कब इनके जीवन में परिवर्तन हुआ इन्हें नहीं पता, बोले मैया ही जाने कैसे हुआ। तो दोस्तों ये पिछले सेवाश्रम पे मैं 1 घंटे बैठा रहा, तो मैं लेट हो गया हूँ। और कारण ये था कि वो युवक जो है 30 साल की उम्र थी, और ये सेवा भाव में लगे हैं, और जिस तरह से वो कर रहे हैं, उनने बताया कि उनकी बस मन में श्रद्धा हुई कि मैं करूँगा, और करने की जैसे ही उनने निश्चय किया करूँगा, तो उन्हें आश्रम के लिए जगह भी मिल गई। पंचायत के दौर ने बोला, जो कि यहाँ पर लग रहा था कि असंभव है, वो दे ही नहीं सकते। तो ऐसा होता है। तो इसलिए अगर कुछ अच्छे कार्य में लगे हो तो लगो, लेकिन पूरी श्रद्धा से लगो, और पूरा भरोसा और विश्वास के साथ लगो। और ये पूरा विश्वास होता है तो फिर परीक्षा तो ली जाती है, तो परीक्षा में आपको खड़े उतरना ही पड़ेगा।
अगर आप परीक्षा में खरे उतरते हो तो मैया तो आपका साथ देती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो साथ ना दे। और अब मैं 2 किलोमीटर या जो भी है मैं थोड़ा तेज़ी से आगे जाऊंगा, क्योंकि समय 4:15 के ऊपर हो गया है और देखिए शाम का एहसास होने लगा है। हालांकि सूर्य थोड़ा सा ऊपर है लेकिन हवा में थोड़ी ठंडक सी लग रही है। मैं चल रहा हूँ बैग टांग के तो उतना पता नहीं चल रहा है अभी। तो मुझे जब तक पहुँचूँगा फिर मुझे नहाना है, कपड़े धोना है, तो ऐसा ना हो कि खुले में सब करना पड़े और ठंड चिपक जाए कहीं ना कहीं, क्योंकि शरीर गर्म होता है चलने से। अगर पानी ठंडा एकदम से अगर आप यूज करते हो ज़्यादा तो फिर कई बार फीवर आने के चांस होते हैं। तो दोस्तों ये है गुमानदेव रेलवे स्टेशन और आप रेलवे स्टेशन की हालत देख के समझ जाएंगे कि शायद ही कोई ट्रेन यहाँ रुकती हो। ट्रेन नहीं रुकती होगी क्योंकि झाड़ियाँ तक हैं रेलवे ट्रैक पर, और किसी भुतहा हॉरर मूवी या सीरियल शूट करने के लिए ज़रूरी एकदम उपयुक्त स्थान प्रतीत हो रहा है। तो अगर आपको कोई ऐसा कुछ शूट करना हो तो आप इस स्टेशन का उपयोग ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि ये बाकी तो किसी भी पर्पज़ से अनुपयोगी ही है। और दोस्तों ये है गुमानदेव हनुमान मंदिर, ये बोर्ड लगा हुआ है। तो यहाँ पर विश्राम करने की जगह है। तो दोस्तों ये जो आपने देखा ये था गुमानदेव हनुमान मंदिर, और यहाँ पर ये सामने आप देख रहे हैं ये खुले में आपको परिक्रमावासी रुक सकते हैं अपना बिस्तर बिछाकर। बाकी यहाँ पर टॉयलेट है लेकिन पानी नहीं है, पानी की समस्या है। तो मैंने बात भी की तो बोल रहे हैं कि वो मोटर ख़राब है। तो कुल मिलाकर जो लोग बोल रहे थे पहले कि दाम तो बहुत आता है बट कोई व्यवस्था नहीं करते हैं और बहुत परेशानी होती है, इसके लिए लोग वहाँ पर रुकना बंद कर दिए हैं। तो वो कहीं ना कहीं सही लग रही है। तो आप तकलीफ थोड़ी पड़ेगा तो भेजना पड़ेगा ना। नहीं आप मतलब वो तो सही बोल रहे हैं आपने बोल दिया पानी नहीं है, पानी नहीं। आप नहीं बोल रहे हैं कि जाओ, तो मतलब तो यही हुआ कि यहाँ रुक नहीं सकते। नहीं 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 ऐसा नहीं बोले। एक बात तो बताइए, यहाँ पे कहीं और, मैं तो अंदर तो बात कराया मैं, और कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे गांव में। हमें खाना नहीं चाहिए, हम बिना खाना के रह लेंगे, लेकिन हमें पानी तो चाहिए। और कोई मंदिर वगैरह हो छोटा मोटा जहाँ पानी होता हो, व्यवस्था 2-4 लोग सो सकें। 4 किलोमीटर जाना पड़ेगा। 4 किलोमीटर ग्वाली। ग्वाली वहाँ पे है मंदिर है, मंदिर और मंदिर में पानी भी है। क्यों नहीं होगा, गाँव होगा यहाँ क्यों नहीं होगा। हाँ नहीं है तो उसके लिए ना बोला। तो आसपास देखा कोई छोटा मंदिर हो या पानी की व्यवस्था हो, हेडपम्प हो, लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं। और फिर एक सज्जन है तो उन्होंने 4-5 लोग को अपने यहाँ, मतलब अपने यहाँ के, अपने घर के बाहर रुकने की अनुमति दे दी है। उनके यहाँ टॉयलेट भी है, उनके यहाँ मोटर लगी है, तो पानी की व्यवस्था भी है। ये नटवर जी हैं जो जिनने हमें आज आश्रय दिया और बहुत ही सुंदर भोजन कराया है। हम जब ये मंदिर से बाहर आए वहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो उसके चक्कर में एक स्कूल में भी गए मालूम करने की कहीं व्यवस्था हो जाए, लेकिन कुछ व्यवस्था नहीं हुई। तो उन्होंने खुद हमें बुलाकर, और भी परिक्रमावासी हैं 5 लोग हैं, तो 5 लोगों को यहाँ ने आश्रय भी दिया, सोने की व्यवस्था की, और बहुत सुंदर भोजन कराया, बहुत ही ज़्यादा भक्ति भाव से कराया है। मैया आप पे कृपा बनाए रखे। मेरे आभार नहीं, मैं यहाँ के आभार, मेरा खुश आभार नहीं। नर्मदे हर।